हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय एकता और हमारी सुरक्षा कैसे होगी। जैसे हमारी राष्ट्रीय एकता बनाए बनाए रखने के लिए कभी राष्ट्रीय एकता में दिक्कत होता है, तब हम लोग क्या करते हैं। राष्ट्रीय एकता, जैसे मान लीजिए ये अपना भारत है, ये मान लीजिए भारत है, तो ये समुद्री एरिया कहाँ से कहाँ तक है, यही है ना समुद्र वाला एरिया, ठीक है। और इसके बाद तो ये सब स्थल वाला एरिया है। तो स्थल सीमा होती है और समुद्र सीमा होती है। तो ये समुद्री सीमा कम है कि नहीं? समुद्री सीमा कम है, ये स्थल वाला मतलब जो जमीन वाला एरिया है वो ज्यादा है, जमीन वाला एरिया ज्यादा है। ये समुद्र, ये इधर कौन सा है? अरब सागर, और इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर हिंद महासागर। तो समुद्री वाला यह इतना एरिया है। तो इसकी जो लंबाई होती है समुद्री सीमा, उसकी लंबाई होती है 7,500 किलोमीटर भारत की। और जो स्थल वाला जो भाग है, ये स्थल वाला भाग है, उसकी लंबाई होती है 15,500 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में जो समुद्री सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो क्या कहेंगे? 7,500 किलोमीटर, ठीक। और स्थल सीमा कितनी है? 15,500 किलोमीटर। अभी बताइए कि भारत है, तो भारत की एकता बनाए रखने के लिए संविधान था। उसके अलावा संविधान तो बना है, नियम कानून बने हैं, जैसे क्या थी? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। व्यवस्थापिका क्या करती थी? कानून बनाती थी। कार्यपालिका उसे लागू करवाती थी और न्यायपालिका कानून के अनुसार न्याय करती थी। तो अगर हमारे देश में कोई सुरक्षा में कोई गड़बड़ी आ जाती है, जैसे भारत पर कोई आक्रमण कर दिया, ठीक है, कोई देश सोचा कि चलो भारत पे को जीत लेते हैं, तो उसको आने के लिए कितने रास्ते हैं? या तो वो वायु से आ सकता है, हवा से आ सकता है, हवाई जहाज से आ सकता है, चोरी से पानी से आ सकता है, या इधर का एरिया जो जमीन वाला है इस स्थल से भी घुस सकता है। नहीं घुस सकता क्या? भारत में कितने तरीके से आ सकता है? या तो हवा से, हवाई जहाज से आ सकता है हवा से, या तो समुद्री मार्ग से आ सकता है, या तो फिर इधर स्थल वाला जो एरिया उधर से घुस सकता है। इसके अलावा भी कहीं से घुस सकता है क्या? आगे में से भी घुस जाएगा क्या? तो यही है। तो इसकी सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ सेनाएं हैं। थल सेना है, जल सेना है और वायु सेना। अगर स्थल वाले से आक्रमण करेंगे, स्थल वाले से बाहरी कोई शत्रु आक्रमण किया, मान लीजिए चीन वाला, चीन और पाकिस्तान से होता है, इधर से पाकिस्तान है, इधर से चाइना है, यही ना है। चाइना वाला अक्सर लड़ता है कि रुको भैया, भारत वालों को तो हम सबक सिखाएंगे, भारत का इतना एरिया जीत लेंगे। भारत क्या करेगा? ये स्थल वाले से आता है, तो स्थल वाले से घुसने का प्रयास किया। ये सेना क्या करती है? दन्न दन्न मार पीट के उनको सीधा करती है। ये नहीं कर पाते जब हवाई हमले करने लगते हैं। ये हवाई से हमले करने लगते हैं, तभी कहता है अपने वायु सेना को बुलाता है कि आओ यार मारते हैं इसको, तो ये ढेर इसका भाव बढ़ गया है, ठीक है। तो इसको बुलाए, तो तीनों मिलजुल कर आपस में काम करते हैं। जब कहीं देश की सुरक्षा को खतरा होता है, कोई बाहरी आक्रमण होता है, कोई दूसरा देश भारत में घुसने का प्रयास करता है, गलत तरीके से भारत की जमीन हथियाने का प्रयास करता है, तो थल सेना, जल सेना और वायु सेना, ये तीनों मिलकर आपस में काम करती हैं, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो जल सेना की भी जरूरत पड़ती है। अगर समुद्री आक्रमण हुआ, जल सेना हमेशा तैयार रहती है, समुद्र से कोई आक्रमण ना कर सके। ये सोचा कि अरे यार इधर तो सब सेना है, चलो समुद्र से चलते हैं, कोई नहीं आएगा,
तो समुद्र से कोई आ जाएगा क्या? समुद्र में सेना नहीं रहेगी। कौन सेना रहेगी? जल सेना। जल सेना ऐसी ऐसी मिसाइलें सब बनी है कि वो समुद्र में भी मार करती है, समुद्र के अंदर से भी मार करती है। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी जहाज पर से सब लड़ाई होती है। तो जल सेना, थल सेना और वायु सेना हमारे देश की सुरक्षा के लिए 3 तरह की सेनाएं हैं। कितनी तरह की? 3 तरह की। थल सेना यानी जमीन से मार करने वाली, जल सेना जल में समुद्र में से मार करने वाली, जल में मार लड़ाई करने वाली, और वायु सेना हवाई मार्ग से। देखते हैं ना, अभी अभी जो गाना था ये ओ देश मेरे, कौन सा मूवी था वो जो हवाई जहाज से लड़ाई होती है ना? और ये था भाई, ठीक है, जो अजय देवगन की मूवी है ना भुज, वो देश मेरे, जिसमें क्या करता है कि वो संपर्क टूट जाता है और शत्रु आक्रमण कर देता है। यहाँ भुज में आक्रमण, गुजरात में भुज पर आक्रमण होता है। यहाँ पर संपर्क, हवाई संपर्क टूट जाता है किसी तरह से। हवाई संपर्क क्या, वो जो हवाई अड्डा जिस पे जहाज उतरती है ना, वो दुश्मन मारते हैं और वो पूरा जिस पे जहाज उतरते वो पूरा रास्ता ही उड़ जाता है। तो किस तरह से बगल वाले गांव से 700 महिलाएं आती हैं, 600-700 महिलाएं आती हैं, रातों रात सड़क बनती है, हवाई जहाज की लैंडिंग होती है। हवाई जहाज नहीं उतर पाता तब तक गड़बड़ हो जाता है, उसका पहिया टूट जाता है तो ट्रक पर उतारता है। मतलब ये दिखाया है कि अपने देश की सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक जो है अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है, तो चाहे वो जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना, ये तीनों सेनाएं। हम लोग रात में सोते हैं तो ऐसा तो नहीं ना लगता कि कोई आके बम फोड़ के चला जाएगा हमारे छत के ऊपर। क्यों? किनकी वजह से? ये भारत के चारों ओर की सीमाएं, चाहे जल सेना, चाहे थल सेना, चाहे वायु सेना, इन्हीं की वजह से ये भारत के लोग जो हैं चैन की नींद सोते हैं कि नहीं। इसीलिए देखते हैं आर्मी लोगों की लोग बहुत इज्जत करते हैं। आर्मी लोग कहीं भी आ जाते हैं तो उनको बहुत सम्मान मिलता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उन्हीं की वजह से वो हम लोग क्या करते हैं, सुकून से अपने घर में रहते हैं। वो लोग -40 डिग्री टेम्परेचर पर, याद है लद्दाख वाला एरिया, जम्मू कश्मीर में लद्दाख में -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बर्फ में खड़े रहते हैं। तपती धूप में रेगिस्तान रहती है, 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तब पर भी वो खड़े रहते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनको सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली रहती है। वो अपने देश की सुरक्षा के लिए वो अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। ये नहीं कि युद्ध होने लगा तो भाग जाएं, गोली लगने वाली है तो छोड़कर भाग जाएं। ठीक है, तो ये तीनों सेनाओं का बहुत रोल है हमारी सुरक्षा में। थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों मिलकर काम करती है, आपस में तालमेल बैठाकर दुश्मन बाहरी आक्रमणों से क्या करती है, रक्षा करती है बाहरी देशों से। इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? देखिए, अच्छा ये एक चीज जान जाइए कि थल सेना का अध्यक्ष अलग अलग होते हैं। जैसे थल सेना का जो अध्यक्ष होगा उसे कहेंगे थल सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष। ठीक है, इनके सेनाध्यक्ष जो है अलग अलग होते हैं, लेकिन तीनों सेनाओं का सेनापति एक होता है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो क्या होता है? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है तो आप क्या कहेंगे? राष्ट्रपति। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये संविधान में भी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अब रक्षा संबंधी जो कार्य करते हैं, जैसे शासन में अलग अलग विभाग को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है ना। जैसे हम लोगों में क्लास को पढ़ाने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है ना,
सफाई के लिए अलग जिम्मेदारी दी गई है किसी को, सफाई के लिए सफाई करनी है। खाना बनाने के लिए रसोइयाँ हैं, पढ़ाने के लिए टीचर हैं। तो अगर कहा जाए कि टीचर ही खाना बनाए, टीचर ही सफाई करें, टीचर ही पढ़ाएं, तो तीनों एक साथ कैसे काम करेंगे? कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। तो इसी अलग अलग विभागों को चलाने के लिए, शासन में अलग अलग विभागों को चलाने के लिए अलग अलग मंत्रालय होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ किचन की देखभाल के लिए क्या है? रसोई है। सफाई की व्यवस्था के लिए सफाई मंत्रालय है। किचन के लिए जो है वो क्या कहते हैं उसको, किचन मंत्रालय है, ठीक, मान लीजिए। अब पढ़ाने के लिए क्या है? पढ़ाई मंत्रालय है, ठीक है। तो उसी तरह से रक्षा संबंधी के लिए जो कार्य है, रक्षा संबंधी कार्य जो है, जो मंत्रालय करता है, उस मंत्रालय का नाम है रक्षा मंत्रालय। अगर आपसे पूछा जाता है कि रक्षा मंत्रालय क्या काम करता है, तो रक्षा संबंधी, सुरक्षा संबंधी जो भी काम होगा देश में, ठीक है। अगर पाकिस्तान भारत से लड़ाई करने के लिए आक्रमण कर दिया, तो ये नहीं कि किसी दूसरे विभाग को कहेंगे, वो जिम्मेदारी किसको है? रक्षा मंत्रालय को। रक्षा मंत्रालय तुरंत अपने सैनिकों को कहेगा, सेनापतियों को कहेगा, सेनाध्यक्ष को कहेगा कि जाओ युद्ध करो, ठीक है। तो ये जो रक्षा संबंधी काम देखता है, कौन देखता है? रक्षा मंत्रालय। कौन सा विभाग देखता है शासन का? रक्षा मंत्रालय। अगर आपसे पूछा जाता है कि रक्षा संबंधी कार्यों की को कौन सा मंत्रालय देखता है, कौन सा विभाग देखता है, तो क्या कहेंगे? रक्षा मंत्रालय। इस रक्षा मंत्रालय का मुखिया कौन होता है? रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्रालय का मुखिया कौन होता है? रक्षा मंत्री। इन तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। मतलब जो भी काम होते हैं वो कहाँ से होते हैं? दिल्ली से, नई दिल्ली से, वही दिल्ली। जो तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है? आपसे पूछा जाएगा कि तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और एक होते हैं अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल का मतलब, जैसे सीमा, दो देशों की सीमा मिलती है, राज्यों की सीमा मिलती है, ठीक है। तो सीमाओं की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल रहते हैं, ठीक है। तो अर्धसैनिक बल में कौन कौन है? जैसे भारत और तिब्बत की सीमा, ये है भारत और तिब्बत की सीमा है, जब तिब्बत, ठीक है, ठीक है। तो ये भारत और तिब्बत की सीमा है, इसकी सुरक्षा के लिए अलग अर्धसैनिक बल होते हैं। तो हमारे यहाँ अर्धसैनिक बल जो है, सीमा सुरक्षा बल है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस है, असम राइफल है, तट रक्षक बल है। ये सब क्या है? अर्धसैनिक बल है। कौन से हैं? अर्धसैनिक बल, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्धसैनिक बल हमारे यहाँ कौन कौन है, तो क्या कहेंगे? सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत पुलिस, असम राइफल्स और तटरक्षक बल। और एक चीज, बाहरी शत्रु से रक्षा के लिए सेना हमेशा क्या करती है? अलर्ट रहती है, सतर्क रहती है कि बाहर से कोई घुस न पाए अंदर, बाहरी देश का कोई अंदर न घुस पाए। ये तो बाहरी शत्रु से रक्षा के लिए सेना रहती है, बाहरी देशों की रक्षा के लिए क्या रहती है? सेना। लेकिन अंदर भी तो कुछ गड़बड़ियां होती हैं, नहीं होती हैं? अंदर ही इसी गांव में कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया, मार पिटैया हो गया, पूरा गांव लाठी डंडा लेकर चलने लगा, तो क्या कहेंगे? सेना को बुलाएंगे, सेना को फोन करेंगे कि भैया जमशोती देश में, कौन से देश में? जमशोती देश में आक्रमण हो गया है, कि जमशोती बॉर्डर पर आक्रमण हो गया है, कि जमशोती देश में दूसरे देश के लोग घुस रहे हैं। तो ये देश तो है नहीं, एक छोटा सा गांव है। भारत में, उत्तर प्रदेश में, भारत में कई राज्य हैं, 28 राज्य हैं। उस 28 राज्य में एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उस उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उस जिलों में बहुत सा गांव, एक जिले में कई ठो गांव है, उस गांव में एक छोटा सा गांव है जमशोती। उस गांव में अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, अशांति होती है, तो सेना को तो बुलाए जाएंगे नहीं, क्योंकि सेना तो बाहरी शत्रुओं से रक्षा के लिए है। अंदर से की सुरक्षा के लिए, अंदर जो अशांति और अव्यवस्था होती है उसके लिए क्या होती है? पुलिस।
इसीलिए जब भी लड़ाई होता है तो सब 112 नंबर डायल कर देते हैं तुरंत। पुलिस आ गई, गोए गोए करते हुए पुलिस आई है, सबको धो डालिए, धो डालती है ना। अब लड़ाई झगड़ा तो ऐसे खूब करेंगे, खूब अपने आप को नेता बनते हैं, और जैसे ही पुलिस आती है सबसे पहले नेता फरार हो जाते हैं, जो ईमानदार रहते हैं वही पिटा जाते हैं। नहीं होता? जब कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो नेता जो रहते हैं, जो कुछ नहीं है, जैसे लड़ाई झगड़ा होता है, जब भीड़ रहती है तो उसमें एक नेता होता है, वो सबको चढ़ाता बढ़ा, चलो चलो चलते हैं मारने, ठीक है। अब सब सड़ा चढ़ा बढ़ा देगा, लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। जब पुलिस आएगी तो धीरे से निकल के चला जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब पुलिस आई सबको धोने लगा, अरे हमारे नेता कहाँ गए? अरे नेता तो पहले भाग गए। समझ रहे हैं? तो देश के अंदर अगर अशांति और सुरक्षा होती है तो उसके लिए क्या होती है? पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे कहते हैं सीआरपीएफ। सीआरपीएफ पहले यहाँ था ना चंद्रप्रभा में, अब यहाँ से उठ के चले गए हैं चकिया में, है ना। जब भी लड़ाई झगड़ा होता सीआरपीएफ वाले आ जाते थे तुरंत ना, कोई फोन कर देता था तो ये अंदर जो सुरक्षा है प्रेम से मनाएंगे, मान जाइए तो ठीक ठीक, अगर प्रेम से नहीं मानेंगे तो कैसे मनाएंगे? कैसे मनाएंगे? प्रेम से नहीं मनाएंगे तो धो के मनाएंगे, लेकिन मनाएंगे, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए इसी गांव में सभी लोग लड़ाई झगड़ा करने लगे, ठीक, सीआरपीएफ को कोई फोन कर दिया, अब इनकी भी बात नहीं मान रहे, ये सब बेचारे 50-100 लोग हैं और गांव में 500 लोग हैं, सोच रहे हैं अरे कितना लोग हैं, हम तो मार देंगे, हम तो नहीं सुनेंगे। अगर ये सब कम पड़ेंगे तो अपने ऊपर फोन करेंगे और सीआरपीएफ बुलाने के लिए, ठीक है, बुलाएंगे, सबको कंट्रोल कर लेंगे, मारपीट के धो देंगे, कायदे से नहीं मानेंगे तो अंदर की अशांति और सुरक्षा के लिए क्या होती है? पुलिस और सीआरपीएफ, ठीक है। और कुछ अन्य संगठन भी होते हैं, ठीक है, संगठन भी होते हैं जो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखती हैं। अब अगर देश में किसी तरह से कोई संकट आ गया, ठीक है, संकट हो गया, बाहरी आक्रमण हो गया, या सभी देश के लोग लाठी डंडा और बंदूक लेकर पूरे देश में उपद्रव करने लगे, जैसे श्रीलंका में सब उपद्रव नहीं कर रहे थे जब महंगाई बढ़ गई थी, तो श्रीलंका में जब महंगाई बढ़ गई थी सब पूरी पब्लिक क्या की थी? रोड पर आ गई थी। तो ऐसी स्थिति आ सकती है कभी कभी कि देश में विद्रोह हो जाए, संकट पैदा हो जाए, सभी लोग को काबू करना स्थित नियंत्रण न रह जाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है आपातकाल घोषित कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति आपातकाल कब घोषित कर सकते हैं? जबकि देश में क्या हो जाए? और सुरक्षा पर संकट हो जाए, या तो कहीं से बाहरी आक्रमण हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। सशस्त्र विद्रोह का मतलब सभी लोग बंदूक लेकर रोड पर उतर जाएं, ठीक है। आर्मी और पुलिस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। जब पूरी जनता रोड पर उतर जाएगी तो कितने पुलिस हैं, कितने सीआरपीएफ हैं? बात समझ में आ रही है? उस स्थिति में सबको रोकना मुश्किल रहता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर देते हैं। आपातकाल घोषित करते हैं तो क्या होता है? कुछ मूल अधिकार जो है हमारे सीमित कर दिए जाते हैं। जब हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था कि मूल अधिकार, अगर भारत और चाइना में युद्ध चल रहा है, ठीक है, हमारे देश में सब रोड पर लाठी डंडा लेकर आ रहे हैं, बंदूक लेके, कहता है कि हमको घूमने की स्वतंत्रता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद में है कि हम घूमने की स्वतंत्रता है, नहीं है? है ना मूल अधिकार में कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं। अब भारत चाइना में युद्ध हो रहा है तो वहाँ चले जाइए, कहिए कि हमको तो घूमने की स्वतंत्रता है। तो उस स्थिति में अगर आपातकाल लग जाता है भारत में या कहीं किसी देश में, तो वहाँ पर उसके मूल अधिकार क्या करते हैं? सीमित करते हैं, मूल अधिकार कम कर दिए जाते हैं, खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि मूल अधिकार तो खत्म किए नहीं जा सकते। किसी भी स्थिति में संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था, याद है ना? मोरारजी देसाई ने 44वें संविधान संशोधन से 1978 में। तो
राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं, आपातकाल हटा लगा करके कुछ मूल अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं, ठीक है। और ये अर्धसैनिक बल क्या करते हैं, अर्धसैनिक बल जैसे कहीं बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, आपदा हो गया, तो जो खाना भोजन पहुंचाते हैं बेचारे, हेलीकॉप्टर से कहीं कोई जमीन धंस गई तो उसमें निकालते हैं, तो ये सब यही अर्धसैनिक बल वाले आपदा में बहुत सहायता करते हैं, ठीक है। हमारे शांति और सुरक्षा बनाए रखना ये हम सबका कर्तव्य है। हम सबको आपस में मिलजुल कर शांति और सुरक्षा बनाए रखना चाहिए, जिससे हमारा देश की क्या हो, विकास हो। हमारा विकास हो, देश का विकास होगा, हमारा विकास होगा, नहीं होगा क्या। कोरोना में कितना प्रभावित हुआ था, नहीं देखे? कोरोना में कितना आप लोगों की पढ़ाई नहीं प्रभावित हुई थी। 2 साल तक स्कूल बंद थे, ऑनलाइन जो क्लासेस चल रहे थे, नहीं तो दिक्कत था ना, पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ, बहुत से बच्चों का विकास रुक गया, पढ़ाई का लेवल बहुत डाउन हो गया, नहीं हुआ। तो एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लें। हमारे यहाँ स्थल सीमा जो है 15,500 किलोमीटर, समुद्री सीमा 7,500 किलोमीटर है। देश की सुरक्षा के लिए थल सेना, जल सेना और वायु सेना है। इन सबके सेनाध्यक्ष अलग अलग होते हैं, लेकिन इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रक्षा संबंधी कार्य कौन सा मंत्रालय करता है? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय का मुखिया कौन होता है? रक्षा मंत्री। तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष एक होते हैं कि अलग अलग? अलग अलग। तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अर्धसैनिक बल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल्स, तटरक्षक बल। बाहरी शत्रु से रक्षा के लिए कौन सतर्क रहता है? सेना। अंदर की सुरक्षा के लिए कौन कौन रहते हैं? पुलिस और सीआरपीएफ। अगर देश की सुरक्षा को किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो जाती है, देश में विद्रोह हो जाता है, तो राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं। आपातकाल कौन घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति। ये ध्यान रखिए कि देश में आपातकाल कौन घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति। आपातकाल में मूल अधिकार क्या कर दिए जाते हैं? सीमित कर, यानी घटा दिए जाते हैं, ठीक है। अर्धसैनिक बल आपदा के समय बहुत सुरक्षा करते हैं। हमारा क्या कर्तव्य है? देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। क्यों देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखें? क्योंकि देश प्रगति कर सके, ठीक है। प्रश्न पूछा जाए? चलिए, तो हमने देखा कि हमारे देश में स्थल सीमा भी है और जल सीमा भी है, ठीक है। स्थल सीमा की लंबाई मुझे बता दीजिए कितना है? स्थल सीमा 15,500 किलोमीटर, बहुत अच्छे। तो जल सीमा भी होगी। इधर दक्षिण वाला जो एरिया है, अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, ये इतना एरिया जो है क्या है? समुद्री सीमा है। तो समुद्री सीमा की लंबाई उससे अधिक है कि कम है? कितनी है बता दीजिए। 7,500 किलोमीटर, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो सेनाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं? 3। कौन कौन? थल सेना, जल सेना और वायु सेना। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो तीनों सेनाएं हैं, उनके जो सेनाध्यक्ष हैं वो एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? सेना अलग अलग, बहुत अच्छे। अच्छा, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। अच्छा मान लीजिए कोई बाहरी देश आक्रमण कर दिया, ठीक है, तो उसकी सुरक्षा के लिए एक मंत्रालय बनाया गया है, यानी विभाग बनाया गया है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ स्कूल में अलग अलग विभाग हैं, किचन विभाग है, ठीक है, और सफाई विभाग है, और पढ़ाने का विभाग है ना, अलग अलग काम सबका है। तो उसी तरह से जो रक्षा वाला जो काम करता है वो कौन सा विभाग करता है? रक्षा मंत्रालय।
उसका जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री। वेरी गुड। अच्छा, इन तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। बहुत अच्छे। अच्छा, अर्धसैनिक बलों के बारे में जानते हैं? तो कुछ अर्धसैनिक बल का नाम बताइए, जो अर्धसैनिक बल है। सीमा सुरक्षा बल। एक आध ठो और बताइए, एक ठो और बता दीजिए कोई। भारत तिब्बत सीमा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस। वेरी गुड, बैठिए। अच्छा, हमारे जब बाहरी कोई देश या बाहरी शत्रु आक्रमण करता है देश के बाहर का, ठीक है, तो उससे रक्षा के लिए कौन सतर्क रहता है? सेना। सेना। वेरी गुड। अगर अंदर के लोग उपद्रव करने लगे तब? पुलिस और सीआरपीएफ। वेरी गुड। अच्छा, देश में कोई दिक्कत हो गया, देश में विद्रोह हो गया, ठीक है, बाहरी आक्रमण से या कैसे भी देश में इतनी अव्यवस्था फैल गई कि उसको कंट्रोल करना दिक्कत रहता है, तो उस समय राष्ट्रपति क्या करते हैं? आपातकाल घोषित कर देते हैं। अच्छा, आपातकाल कौन घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति। अच्छा, जब आपातकाल घोषित करते हैं तो हमारे मूल अधिकारों में कुछ होता है? क्या होता है? मूल अधिकार घटा दिए जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है, देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, सुरक्षा और शांति से रिलेटेड। देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है कि हम देश में क्या बनाए रखें? सुरक्षा और शांति। सुरक्षा और शांति। इससे क्या होगा? देश का विकास होगा, हमारा देश प्रगति करेगा, देश का विकास होगा। चलिए, बहुत अच्छे।